भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को हेच करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, जीवन का अनोखा रह। आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताने वाला हूँ कि जीवन का अनोखा 4 सवालों क्या है। इसके लिए, हे प्रिया, मुझे पृथ्वी लोक में साधु का रूप धारण करना पड़ेगा। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए इस कथा का। कहानी प्रारंभ करते हैं। एक राज्य का राजा विक्रम सिंह अब वृद्ध हो गया थे। उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें ये चिंता सता रही थी कि उनके बाद सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन होगा। इसी उलझन में एक दिन उन्होंने अपने सभी 5 बेटों को जो पुत्र सबसे अधिक बुद्धिमान होगा वह अगला राजा बनेगा। हाँ पिताजी, लेकिन हम 5 में से सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है ये कैसे जानेंगे? फिर राजा कहते हैं, मेरे पास इसका समाधान है। तुम्हें 5 को राज्य की यात्रा। जो पुत्र सबसे उत्तम सुझाव देगा वही सिंहासन का अगला उत्तराधिकारी होगा। उसमें से 5वां पुत्र कहता है, लेकिन मुझे ये स्वीकार नहीं है। राजा की शर्त 4 पुत्रों को स्वीकार थी, परंतु 5वें पुत्र को नहीं। क्या मैं? सबसे छोटे पुत्र की बात सुनकर राजा प्रसन्न होते हैं और फिर बाकी 4 पुत्रों को राज्य की यात्रा करने की अनुमति देते हैं। चारों पुत्र अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। जब वे जंगल से गुजर रहे होते हैं तभी चलो उनसे आशीर्वाद लेकर अपनी यात्रा शुरू करें। साधु बाबा, कृपया राजा विक्रम सिंह के चारों बेटों का अभिवादन स्वीकार करें। आपको दीर्घायु हो। इसके बाद अर्जुन सिंह साधु बाबा को अपने पिता की शर्त के बारे में फिर साधु बाबा कहते हैं, राजा बनने के लिए मैं तुम सभी को एक साथ आशीर्वाद कैसे दे सकता हूँ, लेकिन हाँ, एक तरीका है। फिर साधु बाबा चारों राजकुमारों से कहते हैं, राजा बनने का आशीर्वाद पाने के लिए तुम्हें पहले मेरी और यात्रा के दौरान जो कुछ भी अनुभव करोगे उसका अर्थ मुझे समझाना होगा। अगर तुम अर्थ समझा नहीं पाए, तुम्हें पत्थर में बदल दूंगा। और याद रखो, संध्या से पहले तुम सभी को यहाँ वापस आना होगा। राजगद्दी की चाह। घोड़ों पर बैठकर राजकुमार अर्जुन सिंह जब यात्रा कर रहे होते हैं तभी वे एक अभूत वन में पहुँच जाते हैं, जहाँ पेड़ों पर सब्जियां अगी होती हैं और उनकी सुरक्षा कुछ जादुई लाठियां कर रही होती हैं। ये दृश्य राजकुमार को भटकते हुए काफी वक्त बीत जाता है और जल्द ही संध्या का समय हो जाता है। साधु बाबा ने कहा था कि संध्या से पहले मुझे लौटना है, अब मुझे वापसी की राह पकड़ लेनी चाहिए। ये सोचकर राजकुमार लौटने लगते हैं। चलते जो लाठियां पहले सब्जियों की रक्षा कर रही थी, अब वे हंसिया बनकर सब्जियों को काट रही होती हैं। आखिर यह क्या हो रहा है? जो लाठियां सब्जियों की रक्षा कर रही थी, अब वे हंसिया बनकर सब्जियों को काट रही हैं। मुझे तो कुछ समझ न। फिर साधु बाबा राजकुमार से पूछते हैं, आप बताएं, आपने जंगल में क्या देखा और उसका क्या अर्थ है? साधु बाबा से राजकुमार कहता है, जब मैं जंगल में था तो मैंने देखा कि पेड़ों पर सब्जियां उगाई थी और वहां डंडे उनकी राख। क्षमा करें बाबा, लेकिन इसे देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आया। अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आया तो मेरी शर्त के अनुसार अब तुम्हें पत्थर की मूर्ति बनना होगा। साधु बाबा ने ये कहकर राजकुमार को पत्थर की मूर्ति में बदल दिया और उसके अभी अभी जन्मे बच्चे को देखा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि बच्ची अपनी माँ को दूध पिला रही थी। ये देखकर वीर सिंह हैरान रह गया। अरे, यहाँ तो सब कुछ उलट उलट हो रहा है। बच्चा अपनी माँ को दूध पी। प्रणाम साधु बाबा। आओ राजकुमार, बताओ तुमने क्या देखा और क्या समझा? बाबा, मैंने जो दृश्य देखा वह मेरी समझ से परे है। एक बच्चा अपनी माँ को दूध पिला रहा था। इसे देखकर मेरा मन स्तब्ध रह गया। तो क्या तुम्हें? जैसे ही राजकुमार ने नामे जवाब दिया, साधु बाबा ने अपनी दिव्य शक्तियों से उसे पत्थर की प्रतिमा में बदल दिया। उसी समय राजा का तीसरा बेटा दारा से भी उसी दिशा में जा रहा होता है। चलते चलते राजकुमार एक नदी के वहाँ एक बूढ़ा मछुआरा अपने सिर पर मछलियों से भरी टोकरी लेकर जा रहा होता है, लेकिन वह चलते चलते मछलियों को एक एक करके नदी में वापस फेंकता जा रहा होता है।
ये देखकर दारा सिंह सोच में पड़ जाता है। अरे, मछली पकड़ना तो मच्छू। बुजुर्ग मछुआरे की इस हरकत पर सोचते हुए दारा सिंह आगे बढ़ जाता है। लेकिन सूर्यास्त के समय वह भी साधु बाबा के पास लौट आता है। और राजकुमार, तुमने क्या देखा और उसका क्या अर्थ है? बाबा, मैंने देखा कि एक बुजुर्ग हैं। जी साधु बाबा। जवाब न होने की वजह से साधु बाबा दारा सिंह को भी अपनी चमत्कारिक शक्ति से पत्थर की मूर्ति में बदल देते हैं। राजा का चौथा बेटा बहादुर सिंह भी अपने भाइयों की तरह ही घोड़े पर सवार होकर। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पहले कुंड से पानी निकालने के बावजूद उसमें पानी की मात्रा कम नहीं होती है। ये देखकर बहादुर सिंह सोच में पड़ जाता है। ये कैसा जादू है? दोनों खाली तालाब बढ़ गए, लेकिन जो पहले से बड़ा हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। राजकुमार को इस घटना का अर्थ समझ नहीं आता। फिर वह भी सूर्यास्त से पहले साधु बाबा के पास पहुँच जाता है। साधु बाबा ने राजकुमार से पूछा, आपने क्या देखा और जो देखा उसका क्या मतलब है? यानी जो आपने देखा उसका अर्थ आपको समझ नहीं आया, है ना जी? साधु बाबा। बहादुर सिंह के पास भी उत्तर न होने के कारण साधु बाबा अपनी चमत्कारिक शक्तियों से उसे भी पत्थर की मूर्ति में बदल देते हैं। दूसरी ओर रात बीत। अरे, तुम्हारे चारों बड़े भाई कल से राज्य का दौरा करने गया हैं, लेकिन अब तक वापस नहीं आए हैं। मुझे उनकी चिंता हो रही है। आप चिंता न करें पिताजी, मैं अभी उन्हें ढूंढने जाता हूँ और वादा करता हूँ कि उन्हें लेकर ही वापस। बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह लग रही हैं। साधु बाबा, आपको मेरा प्रणाम। बाबा, ये पत्थर की मूर्ति बिल्कुल मेरे भाइयों के जैसे हैं। क्या मैं इनके विषय में कुछ जान सकता हूँ? हाँ बेटा, तेरे चारों भाइयों को मैं नहीं पता। अच्छा, तो जो उत्तर तेरे भाई पाई नहीं दे पाए, अगर तू वो सभी उत्तर मुझे देगा तो मैं तेरे चारों भाइयों को फिर से सामान्य कर दूंगा। लेकिन अगर एक भी उत्तर तू गलत देगा तो मैं तुझे भी पत्थर की मूर्ति बना दूंगा। बता तू। तुम्हारे बड़े भाई ने देखा कि जंगल में कुछ पेड़ों पर सब्जियां उगी हुई थी और उनकी सुरक्षा लाठियां कर रही थी। लेकिन बाद में वही लाठियां हंसिया बनकर उन सब्जियों काट देती हैं। बताओ राजकुमार, इसका क्या अर्थ है? यानी कि वह दृश्य ये दर्शाना चाहता है कि लालच बुरी बला है। साधु बाबा राजकुमार के उत्तर से खुश हो जाते हैं। तथास्तु कहते हैं। जैसे ही साधु बाबा के तथास्तु कहते ही राजकुमार अर्जुन सिंह फिर से स्वस्थ हो जाते हैं। इसका क्या अर्थ है? माँ अपने बाछी का दूध पी रही हैं। ये दृश्य हमें ये सिखाता है कि संतान बुढ़ापे का सहारा होती हैं। अगर हम उन्हें अच्छे संस्कार दें तो बुढ़ापे में वे हमारा सहारा बन सकते हैं। यानी जैसा बोगे वैसा। फिर साधु बाबा राजकुमार अमर को तीसरे राजकुमार की कहानी सुनाते हैं। तुम्हारा तीसरा भाई नदी किनारे कुछ मछुआरों को मछली पकड़ते देख रहा था। लेकिन जब उसने एक वृद्ध मछुआरे को अपनी टोकरी से मछली योंकर नदी में, साधु बाबा वो वृद्ध मछुआरा अपनी टोकरी से मछलियों को नदी में वापस छोड़कर हमें ये सीख देना चाहता है कि हमें भविष्य की पीढ़ियों का ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह सभी मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे, अगर सभी लकड़ नए पेड़ भी लगाने चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहें। साधु बाबा इस उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। तथास्तु कहते हैं। इसके बाद साधु बाबा ने चौथे राजकुमार की कहानी सुनाई। तुम्हारे चौथे भाई ने साधु बाबा, हमें ये सिखाता है कि ज्ञान का सागर बांटने से कम नहीं होता। साधु बाबा ने कहा, वाह, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम पांचों भाइयों में सबसे ज्ञानी हो। अगर तुम जैसा राजा प्रजा को मिल जाए तो सभी का भला हो जाएगा। राजा अपने छोटे बेटे की बुद्धिमत्ता की कहानी सुनकर बहुत खुश हुए और उसे ही अपने राज्य का अगला राजा घोषित कर दिए। राजा विक्रम सिंह के दरबार के पुत्रों में से एक अमर सिंह बन चुके थे। वे सम्राट विक्रम सिंह के बाद अमर सिंह की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से राजा विक्रम सिंह बहुत प्रभावित थे। इसलिए वे समय समय पर उनसे फेलियां पूछकर उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लिया करते थे। ठंड के दिनों में राजा विक्रम सिंह अपने विष
अमर सिंह ने कहा, महाराज, इस दुनिया में पैसा सबसे शक्तिशाली होता है और पैसे के लिए इंसान किसी भी मुश्किल काम को करने को तैयार हो जाता है। पैसे की माया ऐसी होती है, अपने इंसान सब कुछ भूल जाता है। अमर सिंह की बात सुनकर राजा विक्रम सिंह ने कहा, अमर सिंह, मुझे लगता है कि तुम्हारी बात में पूरी सच्चाई है। ये सर्दी का मौसम है और झील का पानी बर्फ की तरह ठंडा है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति कुछ रुपयों के लिए इस ठंडे पानी में उतरेगा। इस अमर सिंह की यह बात सुनकर राजा विक्रम सिंह बहुत आश्चर्यचकित हुए। अमर सिंह, अगर तुम सच कह रहे हो तो ठीक है, तुम ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ जो पूरी रात इस झील के ठंडे पानी में खड़ा रहने को तैयार हो। राजा विक्रम सिंह की शर्त को पूरा करने के लिए अमर सिंह ने पूरे राज्य में घूम घूम कर एक ऐसे व्यक्ति की खोज शुरू की जो झील में उतरने को तैयार हो। घूमते हुए अमर सिंह को एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला। मैं गरीबा, लेकिन आप मुझे बूढ़े और कमजोर लगते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप ये काम कर पाएंगे। कृपया आप एक बार फिर सोच लीजिए। अमर सिंह के ऐसा कहने पर बुजुर्ग ने बार बार उनसे अपने साथ चलने की विनती की। अमर सिंह बुजुर्ग कि विक्रम सिंह के आदेश पर दोनों सिपाही रात भर झील के बाहर खड़े होकर बुजुर्ग की पहरेदारी करते हैं। बुजुर्ग भी रात भर ठंडी झील के पानी में खड़ा रहता है। इस तरह सुबह हो जाती है और सुबह होने पर सिपाही ठंड से कांपते ये बुजुर्ग सारी रात कांपता रहा, पर एक बार भी झील से बाहर नहीं निकला। राजा ने सिपाही की बात सुनी और हैरानी में डूबकर बुजुर्ग की वर देखा और पूछा, इतनी भीषण सर्दी में जब 2 पल भी उस ठंडे पानी में खड़े रहना। माँ, सड़क के किनारे एक दिया जल रहा है। तंज से ध्यान हटाने के लिए मैं पूरी रात उस दिया को देखता रहा और इस तरह उस दिया की रोशनी में मेरी रात बीत गई। बुजुर्ग की बात सुनकर राजा विक्रम सिंह गुस्से में आ गए। ये तो सरासर धोख जो रात भर उसे गर्मी देता रहा, इसलिए यह इनाम का हकदार नहीं है। राजा विक्रम सिंह की बात सुनकर बुजुर्ग हाथ जोड़कर जोर जोर से रोने लगा। ये तो सरासर नाइंसाफी है हुजूर। मैं एक बुजुर्ग व्यक्ति, अपनी गरीबी बुजुर्ग बार बार इंसाफ की गुहार लगाता रहा, लेकिन राजा विक्रम सिंह ने सैनिकों से कहकर उसे राजमहल से बाहर फेंकवा दिया। कुछ समय बाद बुजुर्ग व्यक्ति अमर सिंह के पास गया। जनाब, आपके कहने पर मैं सारी रात झील के था। उन्होंने मुझ झूठ और धोखा देने का आरोप लगाकर मुझे राजमहल से निकलवा दिया। अब आप ही बताएं, मैं क्या करूं? लेकिन आपने ऐसा क्या कहा था? महाराज, मैंने कोई धोखा नहीं किया, मैंने तो सिर्फ सच बताया। जब महाराज ने ये सुनते ही महाराज ने कहा कि दिए की गर्मी से मुझे ठंड नहीं लगी, इसलिए मैं इनाम का हकदार नहीं हूँ। इस बूढ़े व्यक्ति की कहानी सुनकर अमर सिंह को समझ आ गया कि उनके साथ अन्याय हुआ है। राजा को उनकी गलती का एहसास दिलाने के लिए कुछ घंटे बीत जाने के बाद भी जब अमर सिंह दरबार में नहीं पहुंचे तो राजा विक्रम सिंह को उनकी चिंता हुई। सैनिकों, जाकर अमर सिंह का हालचाल लेकर आओ कि वह आज दरबार में क्यों नहीं पहुंचे। सैनिक राजा की आज्ञा सुनकर महाराज को जाकर बता दो कि अमर सिंह अभी खिचड़ी पका रहे हैं। जैसे ही खिचड़ी पक जाएगी, अमर सिंह दरबार में हाजिर हो जाएंगे। सैनिक अमर सिंह की बात सुनकर दरबार की वापस लौट जाते हैं और राजा को अमर सिंह का जवाब दे देते हैं और वह फिर से सैनिकों को बुलाते हैं। सैनिकों, जाओ और जाकर देखो कि अमर सिंह की खिचड़ी पकने में और कितना समय लगेगा। सैनिक अमर सिंह के महल पहुंच जाते हैं। हुजूर, महाराज जानना चाहते हैं कि आपकी खिचड़ी पकने में अभी और राजा विक्रम सिंह को बताता है। राजा सुबह से शाम तक इंतजार करते हैं, पर अमर सिंह दरबार में नहीं आते। वे सैनिकों को बार बार यही कहते हैं कि जब खिचड़ी पक जाएगी तब वे आ जाएंगे। अंत में राजा विक्रम सिंह नार और लगभग 5 फुट ऊपर एक हांडी में दाल और चावल डालकर लटका रखा है। ये देखकर राजा हैरान होते हैं और हंसने लगते हैं। राजा पूछते हैं कि अमर सिंह ये क्या कर रहे हैं, तो अमर सिंह कहते हैं कि वे खिचड़ी बना रहे हैं।
अमरसे का जवाब सुनकर राजा अपना माथा पकड़ लेते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। उन्हें समझ में आता है कि उन्होंने बूढ़े व्यक्ति के साथ न्याय नहीं किया। राजा अपनी गलती सुधारने के लिए बूढ़े को दरबार में बुलाते हैं। एक व्यक्ति जिसका नाम हनुमान था, वह रामपुर राज्य में रहता था। हनुमान वह आलसी, कमजोर और डरपोक भी था। अभी भी चिंटी को देखकर भी घबरा जाता था, लेकिन भगवान शिव के आशीर्वाद से हनुमान की एक खास बात थी कि वह माँ तुम चिंता क्यों करती हो माँ, देखना एक दिन तुम्हारा बेटा राजकुमारी से शादी करके तुम्हारी बहू बनाएगा। पूरे राज्य के लोग मेरे नाम की तारीफ करेंगे। मेरी बहादुरी की चर्चा हर बच्चे की जुबान पर होगी। अरे तू सर अपने पास के गांव में जाकर काम की खोज में जुट जाता है। अरे भाई तुम तो इस गांव के नहीं लगते हैं। कहाँ से आए हो? मैं रामपुर राजगांव से आया हूँ काम की तलाश में। अगर तुम मजदूरी कर सकते हो तो मुझे बताओ, मेरे खेतों में मजदूर और तुम मुझे मजदूरी का काम बता रहे हो। अच्छा भैया बताओ तो सही, आपने कौन कौन से बड़े काम किए हैं? हम भी तो सुने। आखिर राजा अपनी बेटी का हाथ ऐसे ही किसी को नहीं देते। लगता है ये मेरी बातों पर यकीन कर रहा है। अब मैं इसे अपने 30 मारखान वाले किस्से सुनाता हूँ और देखते ही देखते वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो भाइयों हुआ यूं कि एक बार हमारे गांव में एक शेर ने हमला कर दिया। वह लगातार कई दिनों तक छोटे जानवरों जैसे का बस तभी से मेरे बाहुबल के चर्चे पूरे राज्य में हर बच्चे की जुबान पर हैं। ऐसा कोई काम नहीं जो मैं नहीं कर सकता। हनुमान अपनी बड़बोलेपन की आदत से लाचार था। जब भी वह बोलता, उसके मुंह से ऊंची ऊंची बातें निकलती। हकीकत ये थी कि हनुमान ने तो चूहा तक नहीं मारा था। शेर को मारना तो बहुत ही दूर की बात थी। जहां हनुमान डिंगे हाँक रहा था, वहीं से इत्तेफाक से राजा का एक सिपाही गुजर। मुझे फौरन राजा को इस हनुमान के बारे में बताना चाहिए। यह व्यक्ति राजा के बड़े काम आ सकता है। ये सोचकर गुप्तचर महल में दाखिल हुआ। महाराज की जय हो। आज मैं आपको एक बहुत ही अहम खबर सुनाने आया हूँ। आपके राज्य में महाराज वह महाबली इतना शक्तिशाली है कि उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। महाराज वह सिर्फ बल से ही नहीं, बुद्धि से भी महाबली हैं। अरे अगर हमारे राज्य में ऐसा कोई महाबली पुरुष है तो हम आदेश देते हैं कि उसे तुरंत कहीं उन्हें मेरे और राजकुमारी की शादी की अफवाह का पता तो नहीं चल गया। लगता है अब मेरी जान बचना मुश्किल है। भयभीत होकर हनुमान महल पहुंचता है। हमने सुना है कि तुम बहुत शक्तिशाली हो और तुमने एक शेर को धराशायी कर दिया। तो आप अब तक कहाँ छिपे थे? तुम्हारे जैसे वीर को तो काम ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। तुम अब राज्य के गौरव बन गया हो। हाँ, अब तुम घर जाओ और कल से दरबार में समय पर आ जाना। खुशी से भरा हनुमान घर पहुंचता है और वाह बेटा तू सच कह रहा है। मैं तो तुझे हमेशा साधारण समझती थी, लेकिन तूने तो करके दिखा दिया। अगले दिन हनुमान महल पहुंच जाता है। राजकुमारी की चिंता की समस्या बढ़ती जा रही है। उन्होंने तो बोलना भी छोड़ दिया है। अपने प्रशंसा किए बिना नहीं रहा गया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने मेरे जैसा वीर पहले कभी नहीं देखा और वे मुझसे विवाह करना चाहती हैं। राजकुमारी जो काफी समय से हनुमान की बड़ाई सुन रही थी, अचानक ही खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या तुमने कहा? मैंने तो पिताजी, इसने तो कल पूरा दिन मुझे अपनी वीरता की कहानियां सुना कर पर परेशान कर दिया। मैंने तो इससे एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था और यहाँ आकर आपको झूठी कहानियां सुना रहा है। और देखिए इसकी हिम्मत, सीधे मुझसे शादी की बात। यह शादी की कहानी मैंने जानबूझकर आपको सुनाई थी ताकि राजकुमारी कुछ बोले। क्या आप मान गया? हनुमान, आपने आज फिर एक असंभव काम कर दिखाया है। महाराज, पड़ोसी राजज ने हमला कर दिया है। हमारी सेना अभी पूरी तरह से सज्ज न, जो कठिन से कठिन काम भी आसानी से कर देते हैं। हमारी सेना की अगुवाई हनुमान महाबली करेंगे। आप सभी बेफिक्र होकर आगे बढ़ें। जीत हमारी ही होगी। परंतु महाराज, युद्ध किसी के भी हित में नहीं होता। क्या हम युद्ध रोकने वापसी पर हम आपकी और राजकुमारी की शादी बड़े ही धूमधाम से करवाएंगे। ये मेरा वादा है। हे भोलेनाथ, मैंने तो अपने जीवन में एक चींटी तक नहीं मारी
और महाराज मुझसे युद्ध लड़वाना चाहते हैं। आगे कुआं, पीछे ख, हम उसी से लड़ाई करेंगे। हनुमान की बात मानकर सैनिक उसे मुखौटा और गदा लाकर देते हैं। हाथी पर हनुमान जी के रूप में आगे चलते हनुमान को देख दुश्मन सेना घबरा जाती हैं। वे सोचते हैं, अरे ये रामपुर के महाराजा ने हाथी पर, और देखने में भी बिल्कुल बजरंगबली जी की तरह लग रहा है। कहीं ये बजरंगबली जी का अवतार तो नहीं। अगर महाराज आपकी बात सच हो गई तो हमारी हार तय है। जब सेनापति सैनिक से बात कर रहे थे तब उनका ध्यान हनुमान से हट गया। इसका लाभ उठाते हुए हनुमान ने अपनी गदा उछाली और सेनापति के सिर पर वार कर दिया। सेनापति एक ही वार में धरती पर गिर पड़े। उनके गिरते ही दुश्मन सेना में भय की लहर बहल गई और वे इधर उधर भागने लगे। भागो महाबल! हनुमान को सैनिकों ने कंधों पर बिठाकर राज्य की वो वापस ले गया। हनुमान ने असंभव लगने वाले कामों को भी संभव बना दिखाया। हम आपकी शक्ति और बुद्धि के सामने नतमस्तक हैं। आज से राजकुमारी आपकी हुई। ऐसा कहते हुए राजा ने हनुमान का विवाह राजकुमारी से बड़ी धूमधाम से कर दिया। इस प्रकार हनुमान ने अपनी मां से किए गए सभी वादे पूरे किए और वो अपनी बूढ़ी मां के साथ राजा के महल में खुशी खुशी रहने लगा। इतना कहक, अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।